श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, स्वस्थ शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा अगर हम बात करें तो हमारा पेट, हमारी आंत जो है वो हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं और ये ही हमारे भोजन को अंततः ऊर्जा में बदलते हैं और हमारी जो दैनिक जीवन है वो ठीक ढंग से चल पाता है। लेकिन खान पान में कोताही बरतना और फास्ट फूड खाना और हमारी जो आजकल की दिनचर्या है भाग दौड़ भरी, उसमें हम भोजन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और विभिन्न प्रकार की पेट की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। पेट की बीमारियों के बारे में, आंत रोगों के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज उपस्थित हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में डॉक्टर शशांक बंसाली। आप पेट एवं आंत रोग एवं लिवर रोग विशेषज्ञ हैं। 5 साल से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डॉक्टर शशांक, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी सर, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको कहते हैं, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्या चीज है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बेसिकली जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसके अंदर एक विशेषज्ञता है जिसके अंदर भोजन नली, पेट, आंत, लिवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इन सब अंगों की बीमारियों का निदान किया जाता है एवं इनका इलाज किया जाता है। जी सर, जिस प्रकार से हमारी जो दिनचर्या है, खान पान है, वो हमारा काफी बदल गया है इन दिनों और हम देखते हैं कि अधिकतर लोग जो है पेट और पाचन की जुड़ी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। आपकी नजर में क्या मुख्य कारण है? पेट एवं लिवर की बीमारियों के कुछ मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण है व्यायाम या कसरत की कमी। आजकल लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, कोई भी खेल कूद एवं व्यायाम से दूर रहते हैं। दूसरा कारण है भोजन में अधिक वसा युक्त भोजन, चिकना, घी, तेल, चिकनाई वाला भोजन एवं फास्ट फूड का उपयोग। और तीसरा कारण है आजकल कई लोग शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते हैं, वो भी एक मुख्य कारण है। आम समस्या की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम सुनते हैं कि पेट में एसिडिटी हो जाना, भोजन का ना पचना, इसकी मुख्य वजह भी क्या यही सब है? पेट में एसिडिटी का मुख्य वजह है वसायुक्त भोजन, फिजिकल इनएक्टिविटी। लेकिन यह देखा गया है कि हमारी आबादी में लगभग 25 से 30% लोगों की भोजन नली और पेट के बीच का वॉल्व ढीला होता है। उसके कारण खाना और तेजाब ऊपर आता है, जो कि एसिडिटी की मुख्य वजह बनती है। उस वॉल्व के ढीले होने की कोई मुख्य वजह है डॉक्टर साहब? इस वॉल्व का जनरली जन्म से ही ढीला होता है, पर जब मरीज ज्यादा घी, तेल, चिकनाई खाता है, वजन बढ़ा लेता है या कोई बुखार या अन्य कोई बीमारी होती है, तब इसके लक्षण प्रकट होते हैं। इसका एक और कारण हो सकता है कि कई लोग मुंह में उंगली डाल के उल्टी करते हैं, जोड़ लगा के उल्टी करते हैं, वो भी वॉल्व ढीला होने का एक कारण बन गया है। क्या इसका कोई चिकित्सा में इलाज संभव है इस वॉल्व का? ये जो वॉल्व ढीला होता है, इससे जो भी हमें लक्षण उत्पन्न होते हैं उनका दवाई और सावधानी से पूर्णतया इलाज किया जा सकता है। 1000 में से कोई एक व्यक्ति होता है जिसका वॉल्व कुछ ज्यादा ढीला होने से लार्ज हाइटस हर्निया बन जाता है एवं गैस की दवाओं पे डिपेंडेंट हो जाता है। ऐसे मरीज में ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है, किंतु 99.99% मरीज लक्षण, सावधानी और दवाई से ठीक हो जाते हैं। जी, अंततः अगर किसी के अंदर ये समस्या ज्यादा बढ़ जाए तो आपका कहना है कि ऑपरेशन द्वारा भी इसका सफल इलाज किया जा सकता है? आज के समय में एंडोस्कोपी द्वारा भी हमारे पास कुछ प्रक्रिया उपलब्ध है बिना ऑपरेशन इलाज करने की। आपने जैसा कि एसिडिटी का मुख्य कारण बताया कि हमारा भोजन, तला हुआ भोजन हो गया, गरिष्ठ भोजन खाना हुआ। ऐसा सुनने में आता है कि एसिडिटी की एक मुख्य वजह एक बैक्टीरिया एच पाइलोरी नाम का, वो भी हमें आजकल सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि वो उसकी वजह है। इसमें कितनी सच्चाई है? एच पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि दूषित पानी में पाया जाता है और हिंदुस्तान में और हमारे एरिया में लगभग 80 से 90% लोगों के पेट में इस कीटाणु का वास होता है, किंतु ज्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं होते और ये बैक्टीरिया दिक्कत भी नहीं पहुंचाता। किंतु कुछ लोग होते हैं जिनका या तो वजन ज्यादा होता है या कोई अनुवांशिक कारण होता है, उन लोगों में ये बैक्टीरिया पेट में अल्सर, आंत में अल्सर, पेट का कैंसर एवं पेट का लिम्फोमा तक कर सकता है। तो जनरली इसके लिए चेक किया जाता है पेट एंडोस्कोपी द्वारा, पेट में से टुकड़ा लेके। जी बिल्कुल, हमने पेट की हेल्थ के बारे में बात की, स्वास्थ्य के बारे में बात की। एक टर्म आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, गट हेल्थ। गट हेल्थ से आप क्या समझते हैं? गट हेल्थ का हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो इसका अर्थ है आंतों की स्वास्थ्य। तो आजकल ये देखा गया है कि हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। ये बैक्टीरिया कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी रक्त में जाके फिर मस्तिष्क में पहुंच के हमारी ब्रेन की प्रक्रियाओं पे असर डालते हैं। इसे हम गट ब्रेन एक्सिस भी कहा जाता है। तो ऐसा है कि हमारा जो पेट है उसका हमारे मस्तिष्क के लेवल पे कंट्रोल रहता है और कई बार पेट की बीमारी से मानसिक स्थिति पे भी असर पड़ता है एवं मानसिक स्थिति के कारण भी पेट और आंत की बीमारियां होती है। अगर
इन सब का बैलेंस बनाया जाए तो उसे गट हेल्थ कहा जाता है। जैसा आपने बताया कि हमारे पेट में बैक्टीरिया जो है वो उपस्थित होते हैं, तो क्या ये बैक्टीरिया अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं, और कितने प्रकार के बैक्टीरिया जो है हमारे पेट में उपस्थित रहते हैं? हमारे पेट में लगभग इतने बैक्टीरिया होते हैं जितनी हमारी सेल शरीर में कोशिकाएं हैं, उससे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं। अरबों खरबों में उनकी संख्या है। पर इनमें से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलाई जो कि दही छाछ में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बीमारी का कारण बन सकते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम जो कि दूषित पानी में पाए जाते हैं। जब इन बैक्टीरिया का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, जैसे कि गुड बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलाई कम हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बढ़ जाते हैं, तो आंतों में सूजन एवं आंतों की बीमारी को जन्म देते हैं। जी बिल्कुल, आपने बताया कि अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया दोनों प्रकार के बैक्टीरिया हमारे पेट में उपस्थित रहते हैं। आजकल एक टर्म सुनने को मिलती है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। क्या इन बैक्टीरिया की संख्या को कम ज्यादा किया जा सकता है इनके उपयोग से? प्रोबायोटिक का मतलब है वो बैक्टीरिया जो कि हमारे शरीर को फायदा पहुंचा सके, उनको हम कहते हैं प्रोबायोटिक। और प्रीबायोटिक वो फूड सोर्स हैं जो कि इन बैक्टीरिया की उत्पत्ति में मदद करते हैं, इनकी संख्या बढ़ाते हैं, जैसे कि दही और फर्मेंटेड चीजें जैसे कि कांजी वड़ा, दही, छाछ, इन सब चीजों को एज अ प्रोबायोटिक यूज कर सकते हैं और इनसे जो पेट में फायदेमंद बैक्टीरिया उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी बात की कि अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर हम हमारी पेट की समस्याओं को कम कर सकते हैं, तो ऐसे कोई कॉम्बिनेशन जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के हम घर पर तैयार कर सकते हैं क्या, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो? जो घर पे हम सबसे बड़ा मिश्रण जो प्री एंड प्रोबायोटिक का बना सकते हैं वो है दही और छाछ। तो दही और छाछ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने से हम हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया का नंबर बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीजें हैं जैसे कि कांजी वड़ा हुआ, इडली हुआ, डोसा हुआ, ये सब जो साउथ इंडियन चीजें हैं, ये सब भी पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बनाने में मदद करती है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अच्छे बैक्टीरिया को हम बढ़ा सकते हैं, जो एसिडिटी है उसके साथ साथ कई अनेक तरह के लक्षण हमें को देखने को मिलते हैं, जैसे पेट का फूल जाना, ब्लोटिंग जिसको कहते हैं, या पेट में दर्द होना, या फिर थकान का जो शरीर में लगना। क्या इसके पीछे सिर्फ पेट का रोग एसिडिटी ही होता है या जो लीवर से संबंधित कोई समस्या भी हो सकती है? आज के समय में लीवर से संबंधित एक समस्या होती है फैटी लीवर। इसके अंदर मरीज को कमजोरी, भूख नहीं लगना, काम करने में मन ना होना, बदन दर्द महसूस होना, ये सब लक्षण आ सकते हैं। लेकिन गैस के लक्षण अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उससे आदमी को खून की कमी, पेट में अल्सर, ये सब संभावना बनती है। तो ऐसा कुछ होगा तो आदमी में खून की कमी भी आ सकती है, वो भी कमजोरी का कारण बन सकती है। फैटी लीवर की हमने बात की। पहले हम सुनते थे कि जो शराब का सेवन अधिक करते हैं उनके लीवर खराब हो जाते हैं, लेकिन आज तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी फैटी लीवर जो है वो बताया जा रहा है। क्या वजह है इस चीज? फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण है ये फास्ट फूड, घी तेल चिकनाई वाला भोजन। इससे हमारे शरीर की आवश्यकता से अधिक कैलोरी जब हम लेते हैं तो वह कैलोरी लीवर में वसा का डिपोजिशन तैयार करती है, वो फैटी लीवर का कारण बनता है। तो फैटी लीवर के कारण है मोटापा, वसा युक्त भोजन, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। दूसरा, हमारे क्षेत्र में कुछ लोगों को अनुवांशिक फैटी लीवर भी होता है। 100 में से 10 मरीजों में, पतले मरीजों में भी फैटी लीवर की आजकल संभावना होती है। जी, फैटी लीवर का आपने बताया कि जो फैट का डिपॉजिट है वो लीवर पर हो जाता है। इसकी क्या वजह है कि फैट लीवर पर ही जाकर डिपॉजिट होता है? जो भी हम खाना पचाते हैं, तो जो भी खाने के जो न्यूट्रिशन होता है, जो हमारे काम की चीजें होती है, वो सब लीवर से उसका पाचन होता है। तो जो हम खाने में चर्बी खाते हैं, फैट खाते हैं, वसा खाते हैं, वो भी लीवर के थ्रू होके उसका निष्पादन किया जाता है। तो जब हम अधिक सेवन करते हैं तो लीवर उसको पचा नहीं पाता और वह लीवर में जमा होनी शुरू होती है। जी बिल्कुल। इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं फैटी लीवर के? अगर कोई आम आदमी जानना चाहे कि उसमें फैटी लीवर है या नहीं, इसको जानने का क्या तरीका है? फैटी लीवर में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 100 में से 80 लोगों को, यानी कि 80% लोगों को फैटी लीवर के कोई लक्षण नहीं होता। वो जब रूटीन टेस्ट करवाने, लीवर की जांच करवाते हैं तो उसमें ओटीपीटी बड़ा आता है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें फैटी लीवर आता है। केवल 20% मरीजों में कुछ लक्षण आते हैं और शुरुआत के समय में ये लक्षण नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि काम में मन न लगना, खाने का मन ना होना, शरीर में कमजोरी रहना, नींद में दिक्कत आना। और जब लीवर के लक्षण आने लगते हैं तब तक यह बीमारी काफी बढ़ चुकी है। अगर पीलिया हो जाता है तो इसका मतलब लीवर में सूजन आने लगी है फैटी लीवर के कारण। और अगर उसके बाद भी इसको नजरअंदाज किया जाए तो पेट में पानी बढ़ना और ये सब अंत परिणाम होते हैं जब फैटी लीवर से लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराने पर पता लगता है कि आंत में या फिर लीवर में सूजन है। तो लीवर की जो सूजन हमने बताई है, फैटी लीवर जिसको आप कहते हैं, इसको जनरली
जनरली ग्रेड 1, 2, 3 इस तरह से बोला जाता है, ये ग्रेड सिस्टम क्या है? फैटी लीवर में अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है, मैं आपसे चर्चा करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्ट्रासाउंड में कई बार फैटी लीवर नहीं भी होता, लेकिन अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर में चर्बी नजर आती है। दूसरी चीज है, अल्ट्रासाउंड कभी भी फैटी लीवर की गंभीरता के बारे में नहीं बता सकता। फैटी लीवर की गंभीरता के बारे में जानने के लिए एक और जांच होती है, फाइब्रोस्कैन, जो कि एक लीवर का स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है। उसके अंदर स्कोर निकाला जाता है कि लीवर कितना कड़क हो रहा है। इस स्कोर के अनुसार लीवर की बीमारी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड केवल और केवल इनिशियल टेस्ट है, पहला टेस्ट है जिसमें ज्यादातर मरीजों में फैटी लीवर का पता लगता है। जी बिल्कुल, अगर किसी को पता लग गया कि उसको फैटी लीवर है और वो किस ग्रेड तक फाइब्रोस्कैन से जो ग्रेड हमें प्राप्त हुई है उसको रिवर्स किया जा सकता है? फाइब्रोस्कैन में फैटी लीवर के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, और ये सब फाइब्रोसिस के ग्रेड होते हैं। इनको हम F1, F2, F3 और F4 कहते हैं जी। जो शुरू में F1, F2 और F3 इन 3 ग्रेड में लीवर 100% रिकवर हो सकता है। एक बार जब चौथी स्टेज में लीवर फाइब्रोसिस पहुंच जाती है तो उसके बाद लीवर की रिकवरी की संभावना 5 से 10% ही रह जाती है। और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा इस रिवर्स को हम संभव बना सकते हैं? फैटी लीवर को रिवर्स करने का सबसे पहला तरीका तो है अपने जीवन शैली में परिवर्तन। रोज कम से कम 1 घंटे की कसरत या व्यायाम करना होगा। दूसरा तरीका है घी, तेल, चिकनाई, मीठा, ये सब चीजें और फास्ट फूड, इनका उपयोग बंद करना होगा। और तीसरा है कि कई फैटी लीवर के मरीजों में पाया गया है कि वो तंबाकू या बीड़ी का सेवन करते हैं, या तो यह सब भी बंद करना होगा। और चौथी चीज है कि स्टीरॉयड जैसी दवाएं हैं तो ये भी कई बार बिना जांच के मरीज लेना चालू करता है, वह भी फैटी लीवर का कारण बनती है। क्या दवाइयों से भी इसका इलाज संभव है? फैटी लीवर के इलाज के लिए कुछ दवाएं उपलब्ध है, जैसे कि विटामिन ई, अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड, सारोग्लिटाजार करके कुछ दवाएं उपलब्ध है जो कि फैटी लीवर का इलाज करने में सक्षम है। लेकिन केवल दवाई से इसका इलाज नहीं हो सकता, जीवन शैली में परिवर्तन सबसे अत्यधिक आवश्यक है। जीवन शैली की आपने बात की डॉक्टर साहब, तो दिनचर्या जो हमारी है, नींद है और स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो उसका हमारे लीवर की हेल्थ पर और जो हमारा पेट का स्वास्थ्य है उस पर कितना असर पड़ता है? जब भी हम तनाव लेते हैं हमारा मस्तिष्क एक केमिकल रिलीज करता है CRF करके, जिससे कि हमारे शरीर में जो स्टीरॉयड बनता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब यह स्टीरॉयड बढ़ जाते हैं तो पेट में एसिड बनने की मात्रा बढ़ जाती है, आंतों की गति गड़बड़ा जाती है। जो आंतों के पार जो हमारे जहरीले तत्व हैं हमारे खाने में, वो आंतों के पार होके ब्लड में एंटर करने लगते हैं और लीवर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो तनाव के कारण आंत एवं पेट की गति, आंत एवं पेट के कार्य पे बहुत अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसा अभी आपसे हम बातचीत कर रहे तो आपने बताया कि प्रदूषण भी लीवर की बीमारियों का एक मुख्य कारण है। वो किस प्रकार लीवर को प्रभावित करता है? प्रदूषण लीवर को प्रभावित कई तरीके से करता है। पहला तरीका तो यह है कि जो हम बाहर खाना खाते हैं वो तेल कितना साफ है, कितना प्रदूषित है, इसका हमें अंदाजा नहीं है। दूसरी बात, जो पानी होता है, पानी में भी आजकल कई केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। और हवाई जो वायु प्रदूषण है उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे हार्मोन्स पे प्रभाव डालते हैं, मोटापा एवं लीवर की बीमारियों को जन्म देते हैं। डाइट और न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से ऐसे आहार हैं जिनको हम हमारे दैनिक जीवन में उतारें और उससे हम पेट की, लीवर की, आंतों की बीमारियों से बच सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें क्या नहीं खाना है जी। सबसे पहले तो हमें बाजार की चीजें जैसे कि फास्ट फूड, समोसा, कुलचा, ये सब चीजें नहीं खानी है। दूसरा, हमें बहुत ज्यादा चॉकलेट, मीठा ये सब नहीं लेना है और बाहर का खाना हमें कम से कम खाना है। दूसरी बात, उम्र के साथ कई मरीज दूध नहीं पचा पाते तो वो भी एक पेट में फूलने का और गैस का कारण बन जाता है, तो दूध की बजाय दही और छाछ का उपयोग ज्यादा करना है। दूसरी बात यह है कि वसा युक्त भोजन नहीं करना है। जी, पेट की बीमारियों के साथ ही हम कई बार सुनते हैं कि गॉल ब्लैडर का जो पथरी हो जाती है या फिर पैंक्रियाज में पथरी हो जाती है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत हमारे श्रोताओं को आप बताइए। गॉल ब्लैडर का मतलब है पित्त की थैली। अब जैसे कि जो महिलाएं होती है और जनरली जिनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है उनमें पित्त की पथरी का खतरा ज्यादा होता है। पित्त की पथरी का कारण भी वसा युक्त भोजन, चिकनाई वाला खाना और मार्केट में जो तेल यूज होता है वो एक बहुत बड़ा कारण है। जो पित्त की थैली की पथरी होती है, ज्यादातर मरीजों में इसके कोई लक्षण नहीं होते। इसके लक्षण तभी होते हैं जब ये कहीं पित्त में फंस जाए या पित्त की नली में फंस जाए या पित्त की थैली की गर्दन में फंस जाए, तभी लक्षण आते हैं। और अगर पित्त की थैली की पथरी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है और पित्त की थैली की पथरी के
कारण अगर पेट दर्द होने लग रहा है, पैंक्रियाज में असर पड़ने लग रहा है, तो ऐसे मरीजों को पित्त की थैली का ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता होती है। यह किस स्टेज पर पता चलता है कि अब इसका ऑपरेशन के द्वारा ही हटाया जाना ही एकमात्र उपाय है? जब भी यह पित्त की पत्थरी बार बार दर्द करने लगे, इससे पैंक्रियाज में सूजन होने लगे, पित्त की नली में पत्थरी जाने लगे, या फिर पेशेंट को खाना खाने के बाद सीधे हाथ की तरफ पेट में भारीपन होने लगे जो कि कंधों में जा रहा है, 3-4 घंटे के लिए दर्द रहे, ऐसे मरीजों को पित्त की थैली अवश्य निकलवा लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो 1 सेंटीमीटर से बड़ी पत्थरी है, कई बार पित्त की थैली के कैंसरों में 1 सेंटीमीटर से बड़ी पत्थरी पाई जाती है, तो अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ी पत्थरी है तो पित्त की थैली के ऑपरेशन का विचार करना चाहिए। ऐसा लोगों में कई बार भय जो है वो बना रहता है कि जो अगर पित्त की थैली को हम निकलवा देंगे तो उनके सामान्य जीवन पर असर पड़ेगा। ये बात कितनी सच है? ज्यादातर मरीज जिनको पित्त की थैली निकलवाने के बाद पेट और गैस की समस्या होती है, जब हम उनसे ज्यादा डिटेल में पूछते हैं तो कई बार उन्हें वो समस्याएं पहले से होती है, और जनरली जो पित्त की थैली से अगर कुछ असर भी पड़ा है निकलने पे तो कुछ महीनों में नॉर्मल हो जाता है। तो पित्त की थैली निकलवाना एक कोई बहुत खतरने की चीज नहीं है और इससे बीमारी होने की संभावना कम है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने लीवर के बारे में, पेट के स्वास्थ्य के बारे में, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक आहार के बारे में और पित्त की थैली के बारे में हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम ये चाहेंगे कि आपकी बातों को सुनकर वो अपने जीवन में जरूर बदलाव लाएं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।